नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सहायक उप निरीक्षक शिव कुमार मौर्य फिर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को RPUPF 1966 यथा संशोधित अधिनियम 2012 की भूमिका तथा इसकी विशेषताओं के बारे में बताऊंगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम 1966 तथा संशोधित 2012 की भूमिका एवं उसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं। दोस्तों, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम 1966 दिनांक 1 अगस्त 1966 को संसद से पास हुआ था। संसद से पास होने के उपरांत रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम 1966 को राष्ट्रपति महोदय द्वारा 16 नवंबर 1966 को स्वीकृति प्रदान की गई। रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम 1966 के राष्ट्रपति महोदय द्वारा स्वीकृति पास होने के उपरांत 1 अप्रैल 1968 में जाकर लागू किया गया। रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम 1966 को वर्ष 2012 में संशोधित करते हुए इसकी धारा 3, धारा 4 एवं धारा 8 में संशोधन किया गया। रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम 1966 यथा संशोधित अधिनियम 2012 दिनांक 15 अगस्त 2012 से लागू किया गया। रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम 1966 को सर्वप्रथम रेल भंडार विधि विरुद्ध कब्जा अधिनियम 1955 के नाम से जाना जाता था और इसी अधिनियम के तहत रेल संपत्ति के संबंध में घटित अपराध के बारे में कार्रवाई की जाती थी और अपराधियों को सजा दिलवाया जाता था। परंतु रेल संपत्ति अधिनियम के संबंध में सर्वप्रथम लागू रेल भंडार विधि विरुद्ध कब्जा अधिनियम 1955 में बहुत सारी त्रुटियां होने के कारण रेल संपत्ति के संबंध में कार्रवाई करने में बहुत परेशानी होती थी। इसलिए पुराने अधिनियम 1955 को वर्तमान अधिनियम 1966 की धारा 16 के तहत निरसित अर्थात समाप्त कर दिया गया और वर्तमान अधिनियम 1966 लागू किया गया। वर्तमान समय में प्रचलित रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम 1966 के तहत अपराधों में जांच करने उनके अपराधियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार रेलवे सुरक्षा बल को प्राप्त हुआ। वर्तमान अधिनियम में रेल संपत्ति की परिभाषा में उस संपत्ति को भी सम्मिलित कर लिया गया है जो व्यापारियों द्वारा बुक कराकर रेलवे के माध्यम से यहाँ से वहाँ भेजी जाती थी। परंतु पुराने अधिनियम 1955 में व्यापारियों द्वारा बुक कराकर भेजे जाने वाले संपत्ति को रेल संपत्ति में शामिल नहीं किया गया था। इसलिए वैसी संपत्ति के चोरी होने पर रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। वर्तमान अधिनियम के अंतर्गत अपराधियों को मिलने वाली सजा अधिकतम सजा 5 साल है, जो 3 वर्ष से अधिक है। 3 वर्ष से अधिक होने के बावजूद भी विशेष अधिनियम होने के कारण इस अधिनियम के तहत अपराध को असंज्ञेय बनाया गया है ताकि पुलिस इन अपराधों में सामान्यतः हस्तक्षेप न कर सके। पुराने अधिनियम में रेल भंडार विधि विरुद्ध कब्जा अधिनियम 1955 के तहत अपराध के असंज्ञेय न होने के कारण पुलिस उसमें हस्तक्षेप कर देती थी और रेलवे सुरक्षा बल को अपराधियों के विरुद्ध जांच करने और उन्हें सजा दिलवाने में
बहुत परेशानी होती थी, जिससे अपराधियों के छूट जाने पर उनका मनोबल बढ़ जाता था। वर्तमान अधिनियम में अपराधियों के लिए अधिक दंड रखा गया है तथा न्यूनतम दंड की भी व्यवस्था की गई है, जिससे न्यायालय उन्हें अर्थात अपराधियों को कम दंड न दे। अधिक दंड या पर्याप्त दंड अपराधियों को मिलने पर उनका हौसला टूटेगा और अपराध नियंत्रण में सहूलियत होगी। वर्तमान अधिनियम में अभियुक्त पर यह साबित करने का भार डाला गया है कि रेल संपत्ति उनके कब्जे में वैधानिक रूप से आई है। जब तक अपराधी वैधानिक रूप से रेल संपत्ति के उसके कब्जे में आने को साबित नहीं कर पाएगा, वह इस अपराध की सजा से वंचित नहीं हो पाएगा। वर्तमान अधिनियम के अंतर्गत संपूर्ण जांच न्यायिक जांच बनाई गई है, जिससे बल का अधिकारी मामले में किसी गवाह द्वारा झूठी गवाही देने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के तहत और जांच अधिकारी की जांच में बाधा पैदा करने वालों पर आईपीसी की धारा 228 के तहत मुकदमा चला सकता है। इससे गवाह झूठी गवाही देने से डरेगा और अपराधियों को सजा देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वर्तमान अधिनियम के अंतर्गत जांच के दौरान बल का अधिकारी पुलिस थानाध्यक्ष के उन अधिकारों का प्रयोग कर सकता है जो पुलिस थानाध्यक्ष का अधिकारी संज्ञेय अपराध की जांच के दौरान करता है। वर्तमान अधिनियम के तहत बल का अधिकारी धारा 25 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत पुलिस अधिकारी नहीं माना जाता है। इसी कारण वह अभियुक्त की अपराध स्वीकारोक्ति अर्थात कन्फेशन लिख सकता है, जो न्यायालय में मान्य होती है। वर्तमान अधिनियम के अंतर्गत अपराध के अजमानती होने के बावजूद भी बल का अधिकारी अभियुक्त को जमानत पर छोड़ने का अधिकार रखता है। वर्तमान अधिनियम के अंतर्गत बल का अधिकारी न्यायालय में आरोप पत्र के स्थान पर परिवाद अर्थात कंप्लेंट दाखिल करता है और इसी कंप्लेंट पर माननीय न्यायालय द्वारा संज्ञान लेकर मुकदमा चलाया जाता है। वर्तमान अधिनियम के अंतर्गत बल के अधिकारी को परिवाद के सारे कागजों की नकल अभियुक्त को देने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल परिवाद की ही नकल देना पर्याप्त होता है। वर्तमान अधिनियम के अंतर्गत बल के जांच अधिकारी द्वारा जो भी बयान लिखे जाते हैं उन पर गवाह अपने हस्ताक्षर कर सकते हैं, जबकि पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान जो बयान लिखे जाते हैं उन पर कोई जरूरी नहीं है कि गवाह अपने हस्ताक्षर करे। यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू किया गया है। दोस्तों, यह रही रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम 1966 यथा संशोधित अधिनियम 2012 की भूमिका एवं इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं। दोस्तों, ये विशेषताएं हमें रेल संपत्ति विधि विरुद्ध कब्जा अधिनियम 1966 यथा संशोधित 2012 को प्रारंभ से व्याख्यात्मक रूप से पढ़ने पर समझने में बहुत सहायता प्रदान करेंगे। दोस्तों, इसके बाद मेरे द्वारा रेल संपत्ति विधि विरुद्ध कब्जा अधिनियम को व्याख्यात्मक रूप से धारा 1 से लेकर धारा 16 तक वीडियो बनाकर अपलोड किया जाएगा और उसके बाद इस अधिनियम की धारा 1 से लेकर धारा 16 तक जो भी बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं उन्हें पार्ट वाइज बनाकर टेस्ट सीरीज के रूप में वीडियो बनाकर अपलोड किया जाएगा, ताकि रेल संपत्ति विधि विरुद्ध कब्जा अधिनियम को
व्याख्यात्मक रूप से पढ़ने के बाद टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर हम अपने ज्ञान को आकलन कर सकें कि हमारी कितनी तैयारी हो चुकी है। टेस्ट सीरीज को बार बार पढ़कर अपने को आकलित कर हम आश्वस्त हो जाएंगे कि हमारी तैयारी रेल संपत्ति विधि विरुद्ध कब्जा अधिनियम के बारे में पूरी हो चुकी है, जिससे कहीं भी हमें कोई डाउट न रहे। कॉन्सेप्ट क्लियर होने पर कोई डाउट नहीं रह जाता है। परीक्षा में किसी भी तरह से प्रश्न को घुमाकर पूछने पर हम विचलित नहीं होंगे। धन्यवाद।